जीआईएस की ऑनलाइन स्टडी में कक्षा 9 के विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और हमने क्षितिज पद्य भाग संपूर्ण पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया है और गद्य भाग में हमारे 2 पाठ बचे हैं। लेकिन इसी बीच पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है कृतिका, ये सीबीएसई की पूरक पाठ्य पुस्तक है। कृतिका भाग 1 के नाम से है और इस पाठ्य पुस्तक से 2 प्रश्न आते हैं और दोनों प्रश्न 3-3 नंबर के होते हैं, अर्थात 6 नंबर की ये बुक है। पूरक पाठ्य पुस्तक के रूप में ये बुक है, अर्थात सप्लीमेंट्री बुक है। और इस बुक से वैल्यू एडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मूल्य आधारित प्रश्न। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि लेखक या लेखिका के जो पाठ हैं उस संदर्भ में प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि अगर आप उस जगह होते तो आपके क्या विचार होते, या लेखिका ने सामाजिक कार्यों हेतु जो भूमिका निभाई है आपके नज़र में क्या वो जायज़ है तो कैसे, और अगर वो गलत है तो कैसे। इस प्रकार के वैल्यू एडेड क्वेश्चंस इस पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है मेरे संग की औरतें। हालांकि आप बुक ओपन करेंगे तो आपको पहला चैप्टर मिलेगा इस जल प्रलय में, जिसे फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। लेकिन ये पाठ सीबीएसई ने 2 वर्ष पूर्व हटा दिया है। एक तो इस जल प्रलय में हटा दिया है और एक अंतिम पाठ है शमशेर बहादुर सिंह का किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। ये दोनों चैप्टर हैं वो सीबीएसई ने 2 वर्ष पूर्व हटा दिए थे। इस कारण हमारा पहला चैप्टर बनता है मेरे संग की औरतें, जिन्हें लिखा है लेखिका मृदुला गर्ग ने। देखिए, मृदुला गर्ग हिंदी कथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। साथ ही साथ मृदुला गर्ग जाने जाती हैं, आपने अर्थशास्त्र से एमए किया था और बहुत समय बाद आप साहित्य की दुनिया में आई। मृदुला गर्ग की 2-3 बहनें और हैं, वे भी साहित्यकार बनी। और लेखिका ये बात हमें बताएगी, विस्तार से भी बताएगी क्या कि 1947 से पूर्व, अर्थात भारत जब आज़ाद नहीं था, पराधीन था, उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी। मेरे संग की औरतें अर्थात उस समय की औरतें, और हम कितनी बहनें थी, हमारी माता जी कैसी थी, दादी जी कैसी थी, नानी कैसी थी, और परिवार में किस प्रकार की प्रथाएं थी, किस प्रकार के रीति रिवाज थे, हमारा किस प्रकार का जीवन था, स्कूली जीवन कैसा था, सार्वजनिक जीवन कैसा था, पारिवारिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था। इन तमाम बातों पर लेखिका विस्तार से प्रकाश डालेगी मेरे संग की औरतें में। अब इसको हम पढ़ते हैं कि लेखिका ने क्या कुछ बताया है। करते हैं पाठ की शुरुआत मृदुला गर्ग के मेरे संग की औरतें। देखिए, लेखिका ने क्या कहा है कि मेरी एक नानी थी। जाहिर है, अर्थात नानी सबकी होती है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका ने कहा है कि मेरी एक नानी थी, है नहीं थी। लेखिका ने नानी को देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि लेखिका की माँ की शादी होने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। बच्चे दादी नानी से कहानियाँ सुनते हैं और दादी नानी से कहानियाँ सुनते हैं, इसी कारण उनमें संस्कार आते हैं, आदर्श आते हैं और वे यथार्थ से अवगत हो पाते हैं। इसी कारण उनमें सामाजिकता के गुण विकसित हो पाते हैं। और वर्तमान समय में दादी नानी की कहानियाँ लुप्त हो गई। इसी कारण हम देख रहे हैं कि बच्चों में एक विशेष प्रवृत्ति, जो कि अभिभावक भी परेशान है, अर्थात विभिन्न तरह की शैतानियाँ देखने को मिलती है। तो लेखिका ने कहा है कि हम 3 बहनों को बाद में खुद को कहानियाँ कहनी पड़ी। इसका अर्थ क्या है कि लेखिका की तीनों बहनें, लेखिका सहित
तीनों बहनें साहित्यकार थी। क्या थी? साहित्यकार थी। नानी से कहानी भले ही न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी है। नानी के मुख से चाहे हमने कहानी नहीं सुनी, मगर नानी के बारे में बहुत सी बातें सुनी है, इसका अर्थ यह है। और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अर्थात पहले मुझे इतना ही पता चला कि मेरी नानी क्या है, पारंपरिक है, ट्रेडिशनल विचारों की है, अनपढ़ है अर्थात पढ़ी लिखी नहीं है, पर्दा नशी है। पर्दा नशी का मतलब है पर्दा करती है, घूंघट निकालती थी, जिसके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। बैरिस्ट्री का मतलब है वकालत पढ़ने, LLB पढ़ने। वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ चले गए थे? विलायत। विलायत का मतलब विदेश। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर, इंग्लैंड का प्रमुख विश्वविद्यालय है कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने, अर्थात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लेखिका की नाना ने क्या किया? वकालत अर्थात LLB पूर्ण की। और जब वे वापस भारत लौटे तो किसके साथ? विलायती रीति रिवाज के साथ वो भारत वापस लौटते हैं। लेखिका ने क्या कहा है कि वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार कभी भी पति पर किया। लेखिका ने कहा है कि उनकी नानी अर्थात नाना जी के बारे में बताया कि नाना जी विदेश से आए तो अपने साथ क्या लेकर आए? वहाँ के संस्कार, वहाँ के आदर्श, वहाँ के रीति रिवाज लेकर आए। लेकिन नानी ने कभी भी विदेशी रीति रिवाजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे नाना से कम ही मुखातिब होती थी इन बातों को लेकर, और नाना की ज़्यादा सी बातें वो मानती भी नहीं थी। ये बात लेखिका ने अब तक हमें बताई है। तो पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ, लेखिका ने क्या कहा है कि जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, अर्थात नानी अब मरणासन स्थिति में है। मरणासन किसे कहते हैं? जिसकी मृत्यु नजदीक हो। तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी जब नानी की मृत्यु नजदीक थी तो नानी की बेटी की उम्र कितनी थी? 15 वर्ष। और वह लड़की कौन है? वह लड़की लेखिका की क्या होगी? लेखिका की माँ होगी। वो क्या होगी? लेखिका की माता जी, नानी की लड़की। जैसे आपकी नानी की लड़की कौन? आपकी माँ। समझ गए? तो मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी, अर्थात वो इकलौती बेटी कौन होगी? लेखिका की माँ है। कि शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर हो उठी। मुंह जोर होने का मतलब है कि हर किसी के सामने अपने विचार रखना। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है, तो सब दंग हैरान रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। नानी ने नाना से क्या कहा? नानी ने नाना से कहा कि वो आज तक हर किसी से पर्दा करती आई है, हर किसी से घूंघट निकालती आई है, किसी भी पराये व्यक्ति के साथ उन्होंने आज तक बात नहीं की। मगर अब जब वह अपने अंतिम सांसें गिन रही है, मरणासन स्थिति में है, ऐसे में वो उनके दोस्त और स्वतंत्र सेनानी, जिनका नाम क्या है? प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। ये सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। जिस पर्दा नशी औरत ने, पर्दा नशी औरत का मतलब है हमेशा पर्दा रखने वाली, जिस पर्दा नशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है? पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन तत्काल तुरंत जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। अब नाना जी ने सोचा कि ये उनकी पत्नी की अंतिम इच्छा है कि वह प्यारेलाल जी शर्मा से कुछ बातें करना चाहती है। तो नाना ने दिमाग लगाया कि बिना मतलब की बातों में वक्त को बर्बाद करना बेवकूफ़ी है,
जैसा वो चाहती है वैसा हम कर लेते हैं। तो वे प्यारेलाल शर्मा को बुला लाए जो नाना के दोस्त थे और नानी की सेवा में प्रस्तुत कर दिया। किसको? प्यारेलाल शर्मा को। आगे क्या बात बनती है? अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, अर्थात सबको आश्चर्यचकित कर देने वाला था। उन्होंने कहा, क्या कहा? वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। प्यारेलाल शर्मा से क्या कहा कि मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए लड़का आप ढूंढेंगे। मेरे पति तो साहब हैं, मेरे पति तो क्या है? साहब है। किस कारण कहा ऐसा? अर्थात वो विलायत से क्या पढ़ कर आए हैं? वकालत। साथ ही साथ वो किस प्रकार का आचरण करते हैं? विलायती आचरण। वे भारतीय संस्कृति के अनुसार आगे नहीं बढ़ते हैं। इसी कारण लेखिका की नानी ने अपने पति के संबंध में क्या कहा कि मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहते कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो। फरमाबदार का मतलब आज्ञाकारी पुत्रों से हो। मैं नहीं चाहती कि बड़े ऊंचे खानदान में साहबों से मेरी लड़की की शादी हो, अर्थात मैं ऐसे व्यक्ति से मेरी लड़की की शादी करवाना चाहती हूं जो देश की संस्कृति से जुड़ा हो, देश की सभ्यता से जुड़ा हो, संस्कारों से जुड़ा हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। किसने? लेखिका की नानी ने, जो कि अनपढ़ है, जो कि पर्दानशी है, जो कि कभी भी स्कूल नहीं गई है, बावजूद इसके उसके विचार देखो कितने अच्छे हैं कि किसी आज़ादी के सिपाही से मेरी बेटी की शादी करवा देना। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा? लेखिका ने कहा है कि कौन सोच सकता था कि एक अनपढ़ औरत, पर्दानशी औरत के मन में भी देश के प्रति ऐसे उच्च विचार होंगे। कैसे? कि उसके भी भीतर एक जुनून दौड़ता है, एक जोश दौड़ता है, उसके भीतर भी एक इस प्रकार का खून दौड़ रहा है कि देश बहुत जल्द आज़ाद होना चाहिए। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। बाद में कब? जब लेखिका थोड़ी बड़ी हो जाती है तब लेखिका को समझ में आया कि वे अपने निजी जीवन में भी आज़ाद विचारों की महिला थी। ख्याल का मतलब विचार। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। देखिए लेखिका ने क्या कहा है? लेखिका ने कहा है कि चाहे नानी के कैसे भी विचार रहे हो, लेकिन नानी ने कभी भी दूसरों के विचारों के अनुसार अपनी जिंदगी नहीं जी। अर्थात उनके स्वयं के विचार थे, चाहे भी विचार आम व्यक्ति के लिए या हमारे लिए मायने कुछ रखते हैं या न रखते हैं, मगर वे आज़ाद ख्यालों की महिला अपने जीवन में जरूर रही थी, हर रूप में, चाहे वो पारंपरिक रूप में हो, चाहे वो घरेलू रूप में हो, और चाहे वो अपनी ज़िंदगी को खामोश तरीके से जीने के रूप में हो, या आज के हिसाब से हम कहें तो चाहे वो क्रांतिकारी हो और चाहे वो एक आम व्यक्ति की तरह हो, अपनी असली वास्तविक जीवन को उन्होंने जिया था। ये बात लेखिका ने हमें बताई है। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा है। हाँ, खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। खैर लेखिका ने क्या कहा है? इस तरह मेरी माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई, और वो लड़का लेखिका का क्या लगेगा? लेखिका के वे क्या लगेंगे? पिताजी लगेंगे, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में, अर्थात वो देश के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा व्यक्तित्व था और स्वतंत्र सेनानी था, इस अपराध में ICS के इम्तिहान में, अर्थात ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। ये एक कलेक्टर लेवल की एग्ज़ाम ये कह सकते हैं, वर्तमान समय में जिसे हम IAS कहते हैं, इस लेवल की एग्ज़ाम होती थी, और ये एग्ज़ाम भारतीयों की होती थी। भारतीय लोगों को ये एग्ज़ाम इंग्लैंड जाकर देनी पड़ती थी, और लेकिन उस लड़के को इस एग्ज़ाम में बैठने से रोक दिया गया। किस अपराध में? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसेदला एक नहीं था।
ज्ञान जरूर था उस लड़की के पास, मगर कोई पीढ़ियों से धन दौलत नहीं थी। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। लेकिन अपनी माँ के बारे में क्या कहा है कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने जीवन जिया या जीवन जीने पर मजबूर हुई, ये एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि जो मेरे पिताजी थे वो गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। अर्थात लेखिका ने अपनी माताजी के बारे में बताया कि वो इतनी कमजोर थी शारीरिक रूप से कि खादी की साड़ी पहनती थी तो ऐसा लगता था कि कहीं कमर में लोच न पड़ जाए, कहीं कमर में चनका खाने का मतलब है कमर टूट न जाए या कमर लचक न जाए। आगे देखते हैं। रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठाने पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी, नाजुक का अर्थ है कोमल, मुलायम, कोमल काया की थी कि उन्हें देखकर उनकी सास, लेखिका की माँ की सास का मतलब लेखिका की क्या हुई? दादी। यानी मेरी दादी ने कहा था हमारी बहू तो ऐसी है कि दोई पोंछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। अर्थात बहुत शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थी, इस कारण दादी ऐसा कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि दोई पोंछी और छीके पर टांग दो, चाहे इस प्रकार की है, बहुत हल्की सी है। गनीमत ये रही, लेखिका ने क्या कहा है? लेखिका ने कहा है कि सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी ने भी उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। मतलब किसी ने भी मेरी माँ को काम के लिए मजबूर नहीं किया, घरेलू कामों में इन्वॉल्व नहीं किया, और वे भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती थी जिस हिसाब से मेरी नानी जीती थी। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। अर्थात लेखिका की माँ को लेखिका ने बताया है कि छीके पर से उतारने की पेशकश क्यों नहीं की। इसके दो कारण हैं। पहला कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साबित ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर पर लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांच से क्या कोई प्रियकथा होती। नाने की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी थी। देखिए लेखिका ने यहाँ पर क्या बताया है? लेखिका ने यहाँ पर बताया है कि इसकी दो वजह थी कि मेरी माँ को किसी ने भी काम के लिए ज़्यादा प्रेरित नहीं किया, किसी ने भी टोका नहीं, और किसी ने भी उन्हें इस प्रकार से नहीं कहा कि आपको घरेलू कामों में आगे बढ़ना चाहिए। एक तो मेरे नाना जो काफ़ी साहब थे, और मेरे जो परिवार वाले हैं, दादी या जो मेरी माँ के ससुराल वाले, वे साहबों से काफ़ी अभिभूत थे, परिचित थे, और मेरे नाना वास्तव में साहब थे। ये बातें लेखिका ने बताई है। तो ये पाठ आगे चलेगा, लंबा पाठ है, और हम इसके 4-5 वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि लगभग 15 पेज का ये पाठ है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और आज हमने यही पढ़ा है कि लेखिका की एक नानी थी और जो काफ़ी पर्दानशी औरत थी, अनपढ़ थी, मगर देश के प्रति उनके अच्छे विचार थे। नाना से उनकी कमी बनती थी। क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि नाना विलायती रीति रिवाज के साथ जीवन जीते थे, जबकि नानी को ये सब पसंद नहीं था। और लेखिका की माँ की शादी एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो स्वतंत्र सेनानी होता है। और ये क्यों हो पाती है? क्योंकि लेखिका की नाना के दोस्त प्यारेलाल शर्मा ने ये रिश्ता करवाया था, और लेखिका ने अपनी माँ के बारे में बताया कि वो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थी। अब आगे क्या कहानी बनती है हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।